हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे पुनः आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों देखिए, अभी 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गई है और आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी नोटिफिकेशन आने वाली है और उसमें करीब 1000 के आसपास सीटें हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास 2-3 एग्जामिनेशन हैं और भी, जैसे मान लीजिए बीपीएससी के थ्रू 1-2 और एग्जाम होने वाले हैं या बिहार ऐसे ही का है, तो इनके लिए भी एग्जामिनेशन का कैलेंडर लगभग शुरू हो गई है। तो दोस्तों देखिए, अब आपका जो एग्जामिनेशन की जो पकड़ करंट अफेयर की भी डिमांड करती है। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारी जल्द ही एक करंट अफेयर की सीरीज शुरू होने वाली है। तो आज से करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो रही है और आज हम जनवरी जनवरी 2023 की इसे एक वीकली करंट अफेयर का हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और प्रतिदिन आपको एक एक सप्ताह का जो पहले वाले जो घटनाक्रम हो चुके हैं तो उनसे रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, इनमें और बहुत सारी चीज़ों का तो नहीं, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, हम सिर्फ उसी को मेंशन करेंगे। अनावश्यक जानकारियां हम उसमें मेंशन नहीं करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इनसे कुछ इनका जो पॉइंट है, कुछ इनका फैक्ट है, आप अपने डायरी पे नोट कर लीजिएगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। पहला घटनाक्रम है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। एक बार फिर से देख लीजिए, पहली बार शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय। पहला क्या है, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है पहला क्या, फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट कॉन्फ्रेंस स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। ध्यान से रखिएगा दोस्तों। क्या है, फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। ये कार्यक्रम है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये पहली बार, और ये इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट है कि वाटर विजन एट द रेट 47 को पूरा करना। देखिए, भारत सरकार का एक विजन है, वाटर विजन एट द रेट 2047। वाटर विजन एट द रेट 2047। ये प्रधानमंत्री की, ये जो विजन है आपका, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का विजन है, विजन एट द रेट 2047। मतलब आजादी की जब 100वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा तो कुछ विजन रखा गया, कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए एनर्जी सिक्योरिटी पे, वाटर सिक्योरिटी पे, क्योंकि देखिए भविष्य में पानी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, समझ गए। और इन्हीं को देखते हुए भारत सरकार ने अपना विजन
भारत सरकार की विजन @2047, इसी में ऐड किया गया है वाटर विजन @2047। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ध्यान से रखिएगा बिल्कुल। वाटर विजन 2047, ये प्रधानमंत्री जी का विजन @2047 का एक हिस्सा है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि भारत में इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य भारत के सामने आने वाली जल सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों को जल सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करना, और या भविष्य में जो वैश्विक लेवल पे जो वाटर स्कार्सिटी या पानी की कमी की जो समस्या है, उनसे भारत को पहले चेतना। क्योंकि देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुत तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर हम पानी की ज़रूरतों को अगर हम सही तरीके से प्रबंधन अगर हम नहीं करेंगे, तो बहुत बड़े संकट में हम आ सकते हैं। समझ गए? आप सुने होंगे, आज से करीब 6-7 साल पहले महाराष्ट्र में पानी की इतनी संकट हुई थी कि वहाँ ट्रेन से पानी भेजा गया था। तो मान लीजिए एक छोटा सा झांकी था, और भविष्य मान लीजिए जो प्रजनन की जो बढ़ोतरी है लगभग 20% से के आसपास है। 20% एक दशकीय वृद्धि है, मतलब एक साल में लगभग 20% जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर ऐसा अनुमान है कि अगले 50 साल में दुगनी हो जाएंगे, तो पानी की जरूरतें भी तो दुगनी हो जाएगी। तो इन जरूरतों को देखते हुए हमें पानी या वाटर विजन 2047 को अपनाना हमारी मतलब मजबूरी है। ये अगर हम नहीं करेंगे तो भविष्य में हम संकट में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य लिख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है, लिख लीजिए। भारत के सामने आने वाली जल संकट से संबंधित चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रखना, पहले तैयार रहना। दोस्तों देखिए, ये उद्देश्य है, बहुत काम का है। और ये शुरू किया गया है एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 5 से लेकर के 6 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये जल शक्ति मंत्रालय का कार्यक्रम है। और इसका ये पहली बार फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर विजन 2047, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी का विजन 2047 का एक हिस्सा है। और इसका मेन उद्देश्य है भविष्य में होने वाली जल संसाधन से संबंधित चुनौतियों से सामना करने के लिए शुरू किया गया है। तो दोस्तों ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए अगला घटनाक्रम को देख लेते हैं। ये अगर आप लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला घटनाक्रम है, भारतीय रेलवे ने अपनी हेरिटेज लाइन पे हाइड्रोजन पावर से चलने वाली ट्रेन चलाने की घोषणा किया है। भारतीय रेलवे ने अपनी हेरिटेज लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू करने की योजना शुरू किया है। किसका है ये? भारतीय रेलवे का। भारतीय रेलवे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और ये रूट कौन होंगे? हेरिटेज लाइन। देखिए भारत सरकार और 8
कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया है। 8 कॉरिडोर पे चलाने के भारतीय रेलवे का हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करेगी, हेरिटेज लाइन। इसमें दोनों हो जाएंगे, जैसे एक होता है मीटर गेज, मीटर लाइन एवं गेज लाइन, मीटर लाइन एवं गेज लाइन, ये दोनों पे चलाने की योजना है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करेगी और ये 8 हेरिटेज साइट को शुरू किया गया है। देखिए, ऐसे हेरिटेज साइट पे शुरू करने का एक मोटिव है कि पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि देखिए ऐसे जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि इससे निकलने वाली जो धुआं है या गैस है वो एसिड रेन ये करते हैं, मतलब एसिड रेन की बारिश होती है जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट को, उनकी खूबसूरती को खराब करता है। इसे देखते हैं ताजमहल की जो चमक फीका हो रहा है, या ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं जिनकी जो क्षरण या उनका जो एसिड रेन की वजह से नुकसान हो रहा है। तो कोशिश किया जा रहा है कि इन लाइनों पे हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है इनको शुरुआत किया जाए, ऐसे व्हीकल को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हाइड्रोजन से चलने वाले हो, ताकि इन हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के खूबसूरती का नुकसान ना हो। समझ गए दोस्तों? तो एक महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हेरिटेज लाइन पे 8 हेरिटेज लाइनों को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें मीटर लाइन एवं गेज लाइन दोनों पे चलाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा अगला घटनाक्रम को देख लीजिए। अगला घटनाक्रम है कि जैसे पीएनजी हरित हाइड्रोजन मिश्रण का परिचालन शुरू करने की सरकार की योजना है। पीएनजी इसका फुल फॉर्म होता है प्रेशराइज नेचुरल गैस। देखिए इनका क्या है कि जैसे मान लीजिए, इसमें पहले देख लीजिए कि ये जैसे पीएनजी, जैसे प्रेशराइज नेचुरल गैस, जैसे मान लीजिए घरेलू ईंधन जो हम इस्तेमाल करते हैं ना खाना बनाने के लिए, तो उनमें कुछ हाइड्रोजन को मिक्स किया जाए। इनका टारगेट है कि कम से कम 5% हाइड्रोजन हम मिक्स करें। अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो बाहर के देशों पे जो निर्भरता है, तो एक तो क्या होगा कि 5% अगर हम मिक्स करेंगे, अभी हमारा टारगेट है 5% का, आगे और भी बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि 5% तो कम से कम बाहरी जो हम जो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये तो निर्भरता कम होगी ना, और भविष्य में आगे बढ़ेगी ये। और ये प्रेशराइज जो नेचुरल गैस है उसमें मिक्स किया जाएगा। और शुरुआती समय में जो घरेलू जो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, ईंधन जो खाना पकाने के लिए, उसके लिए शुरुआत किया जाएगा। समझ गए? लिए शुरुआत किया जाएगा। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रही? भारत की महारत्न कंपनी कौन? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो भारत की जो सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसका मतलब इसका लीडिंग यही है। ये जो एनटीपीसी एक महत्वपूर्ण कंपनी है और इसी के सहयोग से ये परियोजना शुरू किया जा रहा है। और इसका जो टारगेट है कि कम से कम 5% जो हम घरेलू डोमेस्टिक यूज करते हैं उसमें कम से कम 5% हम इस पे इस्तेमाल करेंगे। और इनके लिए देखिए राजस्थान के सूरत में एक कवास्ट टाउनशिप, देखिए इसका प्लान का शुरुआत कहाँ किया जा रहा है। जैसे
गुजरात के शहर सूरत, सूरत के एक कवास नाम की जगह है, कवास, कवास में इससे संबंधित प्लांट लगाने की परियोजना है। समझ गए? ये क्या करेगा, अब यहाँ हाइड्रोजन, ये पानी को H2O को तोड़ करके यहाँ से हाइड्रोजन प्राप्त करेगा, पानी को तोड़ करके H2O को तोड़ करके और हाइड्रोजन प्राप्त करेगा, और इसी हाइड्रोजन को जो LPG है, इस हाइड्रोजन को LPG में मिक्स करेगा, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होता है, पेट्रोलियम गैस में मिक्स करेगा। मतलब जैसे PNG, जैसे प्रेशराइज जो नेचुरल गैस उसमें, और LPG में, ये दोनों में मिक्स करके, और जो हमारी जो डोमेस्टिक जो जरूरत है, घरेलू जो हमारी ऊर्जा की जरूरत है, उसको पूरा करने में मदद करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस परियोजना को शुरुआत गुजरात में किया गया है, और इसके लिए जो लीडिंग जो कंपनी है NTPC, जो भारत की एक महारत्ना कंपनी है, और इसकी शुरुआत है। ये क्या करेगा कि कम से कम हमारी जो जरूरत की जो 5% जो घरेलू गैस का निर्भरता है, वो हम लोग हाइड्रोजन गैस को मिक्स करके पूरा करेंगे, ताकि हमें बाहरी देशों पे निर्भरता कम से कम हो। दोस्तों ठीक है, अगला हम एक न्यूज देखेंगे, जिससे चीन द्वारा हाइड्रोजन, देखिए चीन दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश बन गया है जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, ध्यान रखिएगा। जैसे चाइना से रिलेटेड है, चाइना ये हाइड्रोजन से चलने वाला, हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन की शुरुआत करता है। यह एशिया का पहला देश है, एशिया का पहला देश, ध्यान रखिएगा, एवं दुनिया का दूसरा देश है, दूसरा देश। और पहला देश कौन है दुनिया का? फर्स्ट नेशन कौन है? जर्मनी। जर्मनी ने पहली बार हाइड्रोजन से ट्रेन को चलाया, और ये घटनाक्रम अगस्त 2022 की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जर्मनी ने पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की अगस्त 2022 में। और दूसरा देश चाइना ने शुरू किया। मतलब चाइना एशिया का पहला देश है और दुनिया का दूसरा देश है। चाइना का जो ट्रेन है उसकी कंपनी है CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो चाइना की कंपनी है जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को शुरुआत कर रही है, उस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और ये एक बार बगैर ईंधन के ये 1000 किलोमीटर तक यात्रा करेगी। तो चाइना की कंपनी कौन है? CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी है CRRC, ये शुरू करेगा, और ये 160 km/h, और इसकी एक बार में फ्यूल भरने पे 1000 km की दूरी ट्रेवल करेगी। तो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एशिया के पहला देश है। ठीक है दोस्तों, अगला जो न्यूज है बड़ा महत्वपूर्ण है BPSC वाले के खास करके, कि जैसे चुनाव आयोग द्वारा मैथिली ठाकुर को, जो बिहार की एक लोक गायिका है, मैथिली की मतलब नई उभरती गायिका हैं और बड़ा प्रसिद्ध गायिका हैं। कुछ समय पहले इनको खादी ग्राम उद्योग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी इनको चुनाव आयोग ने, जैसे भारत ये चुनाव आयोग ने इनका जैसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है।
ये बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और ध्यान रखिएगा। बहुत कम उम्र के मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर को कौन बनाया है? भारतीय चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इन्होंने इनको बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। बिहार स्टेट आइकन, ताकि लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक करने, मतलब ये इसलिए कि लोग अपने मताधिकार को समझ गए, अपने वोटिंग राइट को समझे और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, पगो के चक्कर में ना पड़े, समझ गए ना। और इनका भी नहीं है कि मतदाताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करना, ताकि आप अपने मत का कीमत को समझिए, पगो पे मत बिकिए, नहीं तो फिर बिकते चले जाएंगे आप। तो चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकन इनको डिक्लेयर किया, घोषित किया है। और ये मतदाताओं के प्रति जो चुनाव अभियान से संबंधित जो जागरूकता है उनको ले जाना है। अगला न्यूज और देख लीजिए कि भारत जापान को छोड़ करके दुनिया को तीसरा सबसे ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री वाला देश बन गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जिससे ऑटो सेक्टर बढ़ गई। देखिए भारत, चाइना एवं यूएसए को छोड़ करके, इससे पहले पे कौन है? चाइना, से ऑटो इंडस्ट्री में। चाइना दूसरे नंबर पे यूएसए, पहले तीसरे पे जापान था। अब जापान की जगह आ गया है इंडिया, जापान आ गया है चौथे नंबर पे, जापान। तो देखिए ये हमारी प्रगति का सूचक है कि हम ऑटो इंडस्ट्री में अच्छे काम करते हैं, लोगों को मतलब इनकम बढ़ रही है और गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब देखिए भारत का सबसे बड़ी बात है, देखिए भारत का एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे भारत में गैसोलीन से चलने वाली, गैसोलीन मतलब जो पेट्रोलियम से चलने वाली, या जो उसमें कुछ हाइड्रोजन या जो ग्रीन फ्यूल को मिक्स करके गैसोलीन से चलने वाली जो गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भारत ऑटो इंडस्ट्री में जापान को पीछे छोड़ करके तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इससे पहले जापान तीसरे नंबर पे था, अब भारत तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, और तीसरे नंबर पे इंडिया, और चौथे नंबर पे जापान है। समझ गए। और भारत में देखिए गैसोलीन से जो हाइब्रिड व्हीकल ऐसे हैं जो गैसोलीन से भी चलेंगे, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अब अगला एक और देख लीजिए न्यूज, अगला है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक राजस्थान में एक 1000 मेगावाट का सोलर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया गया है, उसका शुरुआत किया गया है। और ऐसा उम्मीद है कि मार्च 2024 से वो विद्युत उत्पादन करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, राजस्थान के बाड़मेर में शुरू किया गया ये। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा शुरू किया गया है। और इस जो कंपनी कौन है, ऐसे इसके लिए जो लीडिंग कंपनी है जो इसका शुरुआत किया, SJVN
मतलब सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है ना, इसका जो लीडिंग कंपनी है। देखिए अब सोचिए कि सतलज, देखिए पहले जो ये गठन किया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अब इस कंपनी का बनाने के बाद भी इस कंपनी को और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दिया गया है। तो ये जो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो इसीलिए अभी भी देखेंगे बिहार के बहुत सारे जो अगर डैम बनाएंगे तो ये SVGL या भारत में भी जो बनते थे इसमें कंट्रीब्यूट करती है, अपने तकनीकी सहायता देती है, या अगर और भी उनके जो जरूरी जो तकनीकी सहायता है ये देती है। SJVN सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसने 1000 मेगावाट का बीकानेर में, कहाँ होगा, बीकानेर में 1000 मेगावाट, समझ गए, इनका लक्ष्य है। इसके लिए 5000 एकड़ जमीन खरीद ली गई है और टारगेट है मार्च 2024 तक, तो ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। और ये क्या है, ये भारत सरकार का विजन है। देखिए ये जो अभी जो भारत सरकार जैसे सोलर एनर्जी या जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे रिन्यूएबल एनर्जी पे जो काम कर रही है, एनर्जी पे जो काम करने का मेन मोटिव क्या है, भारत सरकार ने 2030 में क्या टारगेट रखा है, टारगेट रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करता है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना है, मतलब 500 गीगावाट। तो 500 गीगावाट कैसे पूरा होगा, तो ऐसे ही पूरा होगा कि जैसे मतलब भारत सरकार रिन्यूएबल सोर्स से जैसे सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करेगा, फिर आपका जो थर्मल का नहीं से तो कार्बन प्रोड्यूस होता है, फिर ऐसे ही और भी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करेगी, तब जा करके जो 2030 में जो टारगेट रखा गया है 2030 का कि कम से कम 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को हमको इस्तेमाल करना है, तो उसी का हिस्सा है। और ये जो परियोजना है मेक इन इंडिया का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया का हिस्सा है। तो दोस्तों इतने सारे जो इसमें जो फैक्टर्स हैं, तो दोस्तों देखिए आज की करंट अफेयर में मैं इतना ही आपको रखता हूँ, और अगले वीडियो में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देंगे, कुछ और नए जो फैक्टर्स हैं या कुछ जो फैक्ट है मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए जो आने वाली एग्जामिनेशन है उनके लिए वैल्यूएबल होगा। तो दोस्तों आप कोशिश करिए लगातार जो करंट अफेयर के जो वीडियो इनको देखिए, इनके अपने डायरी पे नोट करिए और कोशिश करिए कि आपके बिल्कुल दिमाग का हिस्सा बन जाए, ताकि जब तक अगर आप इसे याद नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।